नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी के YouTube चैनल अन्नपूर्णा उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कला शब्द की उत्पत्ति और पूरे 8 सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें ये सब सब्जेक्ट किस लिए यहाँ पर रखे गए। सबसे पहले आता है कला। कला शब्द जो है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले सर्वप्रथम ऋग्वेद में की गई। ऋग्वेद के 8वें मंडल में यथा शब्द या यथा कला इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया। फिर आता है चित्रसूत्र अध्याय। चित्रसूत्र अध्याय में इसके तृतीय खंड में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो कि 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है उसमें 37वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक चित्रों के अत्यधिक आयामों के बारे में बताया गया है, जिसमें रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्यता इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है जो चित्र की सामग्री और चित्र निर्माण की कला को दर्शाते हैं। सम्रांगण सूत्र जिसमें नगर निर्माण कला, भवन निर्माण कला, वास्तु कला, संगीत कला, गणित, राजनीति, भूगोल इन सभी सब्जेक्ट्स को सम्रांगण सूत्र से लिया गया है। इसके अलावा मनोल्लास में सभी नाट्य शास्त्र या और जो बताया गया है नृत्य कला, प्रदर्शनकारी जितनी भी कलाएं होती है वो सारी मनोल्लास में होती है। कला शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है, हो गया। कला शब्द का प्रयोग, जो कला शब्द का प्रयोग है वो कई विद्वानों ने अपने अपने रूपों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि ईवी हेगेल, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और भी कहीं से अरस्तु, प्लेटो इन सभी ने कला को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। दूसरा आता है आर्ट शब्द जो इंग्लिश का है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से लिया गया है आर्ट शब्द। उसका मतलब, दोनों का मतलब होता है सृजनात्मक क्रिया या किसी भी चीज को उत्पन्न करना। अब आता है कला को परिभाषित करना। प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। ऐसे ही अरस्तु एक अलग विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कला अनुकरणीय है। गांधी जी के द्वारा जो कला को परिभाषित किया गया उसमें गांधी जी द्वारा जो परिभाषा दी गई वो यह है कि कला ईश्वरीय संगीत है। और जो सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों की जो डिवाइडेशन दी, सत्यम शिवम सुंदरम, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। कला, अब कला को कैसे डिवाइडेशन और कितने तरह की इसमें कलाएं आती है वो सारी की सारी आपके सामने समक्ष रखता हूँ। कला में दो भागों में बांटी गई है कला को। एक है ललित कला और दूसरी है उपयोगी कला। कला को दो स्तरों में बांटा गया है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला के अंतर्गत सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति होती है और उपयोगी कला जो हम जन सामान्य की पूर्ति के लिए देखते हैं, जो आजकल लोग सभी तरह से अपने अपने रूपों में कर रहे हैं। ललित कला को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होती है दृश्य कला जिसे देखते हैं, एक होती है प्रदर्शनकारी कला जिसे हम सुनते और देखते हैं। ललित कला में पहली आती है चित्रकला, दूसरी आती है मूर्ति कला, तीसरी है वास्तुकला। चित्रकला जिसमें हम अपने अंदर चल रही अभिव्यक्ति को किसी भी रेखा, रूप, रंग के माध्यम से उकेरते हैं किसी भी कागज, कैनवास या कपड़े पर। दूसरी आती है मूर्ति कला। मूर्ति कला जो कि एक शिल्प कला के रूप में भी होती है, जिसे हम पत्थर, मिट्टी या किसी भी चीज से किसी आकृति को उत्पन्न करते हैं। तीसरी आती है वास्तुकला। वास्तुकला में भवन निर्माण, नगर निर्माण इन सभी कलाओं का वर्णन होता है। कला में सबसे ऊपर जो आती है वो आती है संगीत कला। संगीत कला को सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। संगीत के जो 7 स्वर आते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, एक तरह से माना जाए तो जो पूरे के पूरे कला जो सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट, इसकी उत्पत्ति संगीत कला से ही मानी जाती है। अगर माना जाए तो प्रदर्शनकारी कला जिसमें संगीत कला और दृश्य कला जिसमें चित्रकला। संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ कला इसलिए माना गया है क्योंकि जो सारे गामा निसा पाधा निसा जो 7 स्वर हैं, इनमें सा से साकार ब्रह्म होता है। साकार ब्रह्म में फर्स्ट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये साकार ब्रह्म के अंदर आते हैं। रे से उनके बाद में ऋषि मुनि हुए,
तो ग से कुछ गाने वाले हुए, जैसे नारद हुए, सरस्वती हुए, तो उनको सुनने के लिए महिपाल राजा इंद्र के यहाँ पर सभा होती थी। फिर प से प्रजा और ध से कई धर्मों के लोग सुनने के लिए बैठे थे। नी से वापस निराकार ब्रह्म की ओर जाता है और सा वापस उन्हें शिव की ओर ले जाता है। यही संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं और संगीत कला को मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ ऊपर का दर्जा दिया गया है। उसी के बाद में सारी कलाएं आती है। नाट्य कला, नाट्य कला में भी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिसमें भरतनाट्यम वगैरह ये सब आते हैं, और लेखन कला भी इसी के अंतर्गत आती है। काव्य कला जो मानी जाती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। भरत मुनि ने जो अलग अलग व्याख्याएं की है, जैसे कि हास्य रस, रसों की कई सारी व्याख्याएं की है, हास्य रस, विभत्स रस और जो हर्ष रस होता है, उन सभी की अलग अलग व्याख्या की है। उनको अलग अलग देवताओं से जोड़ा है, जैसे वीर रस का हनुमान से जोड़ा गया है, और विभत्स रस का काली से जोड़ा गया है, और हास्य रस का नारद से जोड़ा गया है। ऐसे अलग अलग देवताओं से नाट्य शास्त्र की भी रचना मानी जाती है। तीसरा आता है नृत्य कला, जो हमारे अंदर उत्तेजनाओं को अलग अलग मुद्राओं में वर्गीकरण करती है, वो होती है नृत्य कला। अब आती है उपयोगी कला। उपयोगी कला में दो भागों में बांटी गई है उपयोगी कला को भी। एक होती है हस्तकला, दूसरी होती है यांत्रिक कला। हस्तकला के अंतर्गत वस्त्रालंकरण, आभूषण बनाना, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प और मृण शिल्प, ये सभी आते हैं जो कि हाथ से बनाए जाते हैं। इसमें वस्त्रालंकरण में कपड़े बनाने का उद्योग, ये सभी चीजें आती है, जैसे कि सिलाई मशीन से सिलाई करना, ये सभी वस्त्रालंकरण में आती है। आभूषण बनाना, जो सोने चांदी का कार्य करते हैं, जो सुनार होते हैं, जो सोने चांदी का कार्य करते हैं और जो सोने चांदी से कई वस्तुएं बनाते हैं, वो सभी आभूषण बनाने में आते हैं। तीसरा आता है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प के अंतर्गत जो लकड़ी से कार्य करते हैं या फिर कई सारी अन्यत्र धातुओं से काम करते हैं, वो आते हैं काष्ठ शिल्प में। और धातु शिल्प, जो कि कांस्य धातु हुई या अन्यत्र और धातु होती है, उनसे मूर्तियां बनाते हैं या जो भी चीज करते हैं, जो जन सामान्य की पूर्ति के लिए कई सारे बर्तन वगैरह, जैसे तांबे के बर्तन हुए या कांस्य के बर्तन हुए, पीतल के बर्तन हुए, इन सभी को बनाने में धातु शिल्प का काम होता है। मृण शिल्प, जो हमने देखा है मिट्टी के बर्तन चलते थे पहले, वो मिट्टी के बर्तन सारे के सारे मृण शिल्प विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आती है यांत्रिक कला। यांत्रिक कला को भी चार भाग हैं: फोटोग्राफी, विज्ञापन, चलचित्र और छापा चित्र। इसमें सबसे पहले फोटोग्राफी जो कि हम आजकल देखते हैं, कैमरे द्वारा खींची गई फोटोग्राफी, जिनके आगे भी इसको काफी सारा होता है। वैसे इन सभी का एजुकेशन सेक्टर में जो आधारभूत इकाई है कला की, ये सारे के सारे ये सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ ही फोटोग्राफी, विज्ञापन, चलचित्र। विज्ञापन जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कहीं दीवारों पर या कहीं टीवी चैनलों पर, जो विज्ञापन देखते हैं। और चलचित्र यानी कि जो हम कुछ भी प्रोग्राम देखते हैं, कार्यक्रम जो टीवियों पर चलते हुए होते हैं, सीरियल वगैरह, ये सभी। और छापा चित्रण, जो हमारी बेडशीट वगैरह जिन पे छापे आती है, जिन पे हम डिजाइनिंग देखते हैं या फिर जिन पे जो भी कार्य होते हैं, वो सारे छापा चित्रण के अंतर्गत आते हैं। और बाकी इसमें अन्यत्र सब्जेक्ट जो आते हैं, वो राजनीति, भूगोल, ये सभी अन्यत्र सब्जेक्ट सम्रांगण सूत्र के आधार पर रखे गए हैं। क्योंकि किसी भी चीज को निर्माण कार्य में लाया जाएगा, भाई सबसे पहले अगर हम सोचे कि संगीत आया, संगीत के बाद में सारी कलाएं आई, नाट्य शास्त्र आया, सब कुछ आया, वास्तुकला भी आ गई, पर इन सभी को संजो के रखने के लिए हिस्ट्री तो रखनी पड़ेगी ना, कोई इतिहास करता तो होना चाहिए। इसलिए इतिहास ऐसे सब्जेक्ट को भी इसके अंदर रखा गया। दूसरी बात आती है कि अगर पूरे राज्य का निर्माण होता है तो उसमें राजनीतिक गतिविधियां भी चलती है, तो राजनीति सब्जेक्ट इसके अंदर रखा गया, जो कि सम्रांगण सूत्र के आधार पर है। और तीसरा है भूगोल भी सभी तरह की जलवायु को देखते हुए जो वास्तुशिल्प का निर्माण होता है, आर्किटेक्चर का निर्माण होता है, इसलिए इन तीन सब्जेक्ट को और साथ में ही गणित को भी आर्ट्स के अंदर रखा गया था।